2 मिनट के लिए हम लोग कल्पना करते हैं आंख बंद की और आंख खोली तो यहाँ सचिन पायलट मौजूद है। राजीव अरोड़ा क्या कहेंगे उनको? तो यहाँ पे आएंगे तो मैं उनका खड़े होकर स्वागत करूँगा। अब राजस्थान के अंदर अगर प्रशासनिक कारणों से 15 जिलों का निर्माण करना पड़ा, जब आप सत्ता में नहीं होते हो तब जिलों की मांग करते हो, जब जिले बन जाते हो तो उसका विरोध करते हो। नेताओं को अगर सुर्खियों में रहने की आदत हो तो उसका आप रोक नहीं सकते। इस पार्टी के अंदर एक ताकत है। क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको पायलट से? मैं बिल्कुल भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आप प्रवक्ता रहे। मैं प्रवक्ता रहा हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। और इस शो के अंदर हम राजस्थान की राजनीति, राजस्थान के समाज से जुड़े उन किरदारों को आपके बीच में लेकर आते हैं जिनके बारे में जानना लोगों की दिलचस्पी का विषय होता है। और साथ में वो जो जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, आखिर उसका मकसद क्या है, किस मकसद को लेकर वो काम कर रहे हैं, ये तमाम बातों की हम पड़ताल करते हैं। ज़ाहिर तौर पर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उद्योग से जुड़े हुए हैं, खुद कारोबारी हैं, राजस्थान के उद्योग की कमान भी एक तरह से संभाल रहे हैं, पार्टी के अंदर भी सक्रिय हैं, तो बहुमुखी इनकी प्रतिभा है और अलग अलग क्षेत्र के अंदर वो सक्रिय रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर जो सवालों का दायरा है वो भी उस रूप में रहेगा। मेरे साथ में मौजूद हैं इस वक्त रासिको के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप निर्यात संवर्धन जो परिषद है राजस्थान की, उसके भी अध्यक्ष हैं और साथ में राजस्थान फाउंडेशन का भी आप काम देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करें तो आपकी जर्नी जब मैं देखता हूं 98 से लेके अब तक, जब भी गहलोत सरकार रही है, आपकी भूमिका संकट मोचक के रूप में रही है, कई बार उद्योगों के विस्तार में रही है, कई बार पार्टी के प्रवक्ता के रूप में रही है। लेकिन ऐसा क्या करिश्मा है आपके किरदार में कि जो जादूगर कहते हैं जिन्हें, उनका जादू, आपका जादू उनके ऊपर छाया हुआ? मेरा पुराना संबंध है। 1972 में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, आज से 51 साल पहले। और कल NSUI का संस्थापना दिवस था, तो मैं याद कर रहा था कि राजस्थान में जब NSUI बनी तो उसका संस्थापक था मैं। तो ये बात भी लगभग 50 साल पुरानी हो गई। मैंने लंबे समय से मुझे अशोक गहलोत जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो एक विश्वास होता है, आदमी एक दूसरे के काम करने के तरीक़ों को जानता है। और जब मौका आता है तो जैसे हम किसी एक परिवार में या किसी एक टीम में होते हैं, तो उन लोगों पे जिन पे आपको विश्वास हो, जो डिलीवर कर सकते हैं, उन पे ध्यान दिया जाता है। और मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे पार्टी ने ये मौके दिए, क्योंकि मेरी रुचि समाज सेवा के प्रति शुरू से थी। विश्वविद्यालय कैंप से मैं जयपुर के अंदर एक साक्षरता अभियान चलाता था, जिसमें हम बच्चों को जाके कच्ची बस्तियों में पढ़ाते थे, बुज़ुर्गों को पढ़ाते थे जिनको हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे। ये 74 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आप देखते हो घूमर का भी फेस्टिवल हुआ था विश्वविद्यालय में, वो मैंने 76 में शुरू करा विश्वविद्यालय में। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं राजनीति में आऊँ तो समाज के लिए कुछ कर सकूँ, एकमात्र उद्देश्य। और अगर आपके पास, अगर आप सत्ता के नज़दीक होते हो तो उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और अभी आपको मालूम है कि राजस्थान पूरे देश में, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से अंग दान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। तो जो कैगेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जिसको हम कहते हैं लिवर, किडनी, हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, इस मुहिम को मैंने जयपुर सिटीजन फोरम के अध्यक्ष होने के नाते शुरू करा। और ये आज पूरे देश के अंदर एक मुहिम बन चुका है। हमारा स्लोगन, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करे अंगदान। तो ये सब इसलिए हो पाता है कि मैं राजनीति में हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे लर्न करा है, यहीं पे अर्न करा है और यहीं पे रिटर्न करना चाहिए। यहाँ सीखा या कमाया वापस देके जाएँ, तो राजनीति भी उसका एक पार्ट है। आपने कहा राजनीति उसका पार्ट है, ये बात सही है कि जब जब भी सरकार आई है आपकी भूमिका अहम रही है, चाहे RTDC के चेयरमैन के रूप में हो, अन्य तमाम जो भूमिकाएं रही हैं। लेकिन चुनावी राजनीति जैसे आती है तब राजीव अरोड़ा की जो नज़दीकी है उसका फ़ायदा शायद नहीं मिल पाता, ऐसा परसेप्शन है, क्या कहिएगा? चुनावी राजनीति एक बड़ा ध्रुव विषय है।
हमेशा एक तो जो टिकट बांटे जाते हैं उसके लिए कमेटी होती है, वो सोचती होगी कि जो सबसे योग्य उम्मीदवार जहाँ पे जीत सकता है उसको टिकट दें। एक बार मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला, बहुत अच्छा मैंने चुनाव लड़ा जब नई विधानसभा क्षेत्र बनी थी मालवीय नगर। दोबारा मौका नहीं दिया, लेकिन 3 बार मुझे मंत्री का दर्जा मिला, चेयरमैनशिप मिली, मैं उससे संतुष्ट हूँ। आदमी को जब किसी दल के संग जुड़ता है, किसी संगठन के संग जुड़ता है, तो एक सिपाही के रूप में जुड़ना चाहिए। और मैं तो खुद संगठन चलाता हूँ सद्भावना के सिपाही। और हर कोई व्यक्ति ना तो टॉप जॉब प्राप्त कर सकता, और अगर आप खाली इसी उधेड़-बुन में लगे रहोगे सारे समय, तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से जो आपको मिल रहा है उसको आप बेहतर करने की कोशिश करो। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, AK4 AK3 से RKGC बना। आप आंकड़े उठा के देख लो, जब मैं चेयरमैन था सबसे ज़्यादा पैलेस ऑन व्हील्स के ऊपर पर्यटक तभी गए, सबसे ज़्यादा राजस्थान में पर्यटक तब आए, सबसे ज़्यादा लाभ RKGC को तब मिला। मैंने लोगों को जो बोनस होता है कर्मचारियों को वो बांट के आया, और बाद में आपने देखा निगमों की क्या स्थिति हुई। जब मुझे राजस्थान लघु उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया तो लोगों ने कहा ये बीमारू कॉरपोरेशन है। 40 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा लाभ मेरे समय में राशिकों को हुआ, प्रॉफिट मिला है। और अभी कुछ दिनों पहले 31 मार्च ख़त्म हुआ है, इस वर्ष पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा मैं। तो इससे बड़ा संतोष कुछ हो सकता है? जो आपको जिम्मेदारी मिले उसको आप भरपूर निभाओ, और एक पद चिन्ह छोड़ के जाओ, एक टारगेट छोड़ के जाओ, एक गोल छोड़ के जाओ, जो आने वाला उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। राजीव जी, आपने ये बात तो सही कही, लेकिन एक नेता होता है, उसके पद चिन्हों पे चलने वाले भी लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो आपके पास में आता होगा कि चुनावी राजनीति के अंदर है, वो हर बार टिकट का मामला होता है, वो फंस क्यों जाता है। मैं तो याद है कांग्रेस की कवरेज करते हुए कई बार रिकन्सिडरेशन में 3-4 ही पूरे राजस्थान से नाम गए, उसमें भी आपका नाम जाता रहा, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिकट है उस रूप में नहीं आई। नहीं, राज्यसभा के लिए भी नाम गए जी, राज्यसभा के लिए भी जी, गए। बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं मिला। उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जब एक पार्टी आपने आइडियोलॉजी के कारण चूज़ करी है, विचारधारक कारण, तो कई बार संतोष करना पड़ता है, सहनशील होने पड़ता है। और हो सकता है पार्टी आने वाला समय बहुत है, कब मौका देगी, कब काम कर पाएंगे। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, किसी MLA, किसी मंत्री, किसी सांसद से ज़्यादा मैं मेरी पार्टी की सेवा करता हूँ, निष्ठा के साथ करता हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इस देश के अंदर प्रेम, शांति, सद्भावना बनी रहे। इसीलिए सद्भावना के सिपाही का कार्यक्रम चलाते हैं। ये तो रहा आपका पॉलिटिकल जो अभी इस वक्त का चल रहा है, इस पर और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन राजसिकों के अंदर बड़ी भूमिका आपकी महत्वपूर्ण है। गहलोत सरकार है वो लगातार इस बात को इंडोर्स कर रही है कि हम लगातार ऐसे बजट ला रहे हैं जिससे उद्योगों का विकास हो। लेकिन क्या ये विकास है वो रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में उद्योगों का उस स्तर तक पहुंच पा रहा है? निश्चित रूप से विशाल, क्योंकि जब मैं राष्ट्रीय को चेयरमैन बना उसके बाद राजस्थान से जो उद्योग में प्रोड्यूस होता है उसको कैसे दुनिया तक पहुंचाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जोग्राफिकली राजस्थान एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, हमारे पास कोई बंदरगाह नहीं है, तो हमारा जो लॉजिस्टिक पार्ट है उसको मजबूत करने की आवश्यकता थी। तो हम लोग राशि को इनलैंड कंटेनर डिपो चलाते हैं। आपके सामान को यहीं पे कंटेनर को कस्टम से क्लियर करा के बंदरगाह तक भेजा जाता है, उसको सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स लेकर आ रहे हैं उदयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने अभी 5 नए ICD घोषणा करी है। जोधपुर में नया, पचपदरा, बाड़मेर में नया, भीलवाड़ा में, बीकानेर में। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर लॉजिस्टिक बढ़े। और REPC का चेयरमैन बनने के बाद में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का हमने एक योजना शुरू करी, मिशन निर्यातक बनो। तो जो आपने बताया छोटे उद्योग, जो लघु उद्योग, जो कारीगर खुद सामान बनाता है वो खुद निर्यात कर सके, इसलिए हमने मिशन निर्यातक बनो योजना शुरू करी। 1 साल से कम समय में 10,000 नए एक्सपोर्टर्स बने हैं। राजस्थान में लगभग 1,35,000 लोग अब निर्यात करते हैं। और मेरे बनने के 4 महीने के अंदर ही निर्णय लेके जोधपुर में अभी हमने राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो
पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो जोधपुर के अंदर आयोजित करा। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान का सामान, राजस्थान का कुटीर उद्योग नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। कुछ दिनों पूर्व इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी राजस्थान में, लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और पहली बार देश के इतिहास में लगभग 50% उनमें से धरातल के ऊपर आ गए हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जगह वाइब्रेंट गुजरात और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सब जगह होता है, लेकिन 15%, 10%, 5% उद्योग धरातल पे आते हैं। अगर 40-50% अगर उद्योग धरातल पे आ जाए तो आने वाले समय में राजस्थान के युवा को रोज़गार मिलेगा, प्रदेश का विकास हो सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि राजस्थान के औद्योगिक विकास को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 39-40% भाग राजस्थान से होकर गुजर रहा है। तो आने वाले समय के अंदर ये एक सबसे महत्वपूर्ण जोग्राफिकल एरिया बनेगा जहाँ पे उद्योग लगेंगे और राजस्थान वासी अभी अपनी उद्यमिता के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान का तेज़ी से विकास होगा। लेकिन जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है, आपने फ्रेट कॉरिडोर की बात की, हमने जब आपकी सरकार थी, पिछली सरकार और यूपीए सरकार थी, भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री की बात कही थी, रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल लाइन की बात थी, रिफाइनरी की बात थी। ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं बनते तो हैं और इनको लेकर चुनावी शोर भी होता है, तमाम जगहों पर चुनावी भाषण का हिस्सा होता है, लेकिन अभी भी अगर बीते एक दशक में देखते हैं तो राजस्थान का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखा है। क्या वजह आपको? हमारा दुर्भाग्य है, ये कैनाल जो निकलने आ रही थी ईस्ट राजस्थान में से, वो भी बहुत बड़ी घोषणा थी। कभी भी विकास के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। सरकार तो बदलती रहती हैं, लोकतंत्र है, जनता कभी किसी को केंद्र में बनाती है, किसी को राज्य में बनाती है, लेकिन नीतियाँ स्थायी होनी चाहिए। मेरा मानना यह है, अगर हमारी पार्टी भी ये काम करे कि केंद्र में हमारी सरकार आए और पिछली सरकार अपनी योजनाएं बनाए, उसको हम रोक दें या वाइस वर्सा हो, तो ये कोई शुभ संकेत नहीं राजनीति के लिए। हमेशा से, और वैसे भी जब निवेशक किसी राज्य में आता है तो तभी आता है जब वहाँ पे एक वातावरण बन चुका होता है। आपको याद होगा कि 2000 के अंदर हमने एक IRC करी थी, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग कॉन्क्लेव, तब भी मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व था। और वो इस तरीके के NRI जो सम्मेलन होते हैं उसमें देश में पहला था। जब लक्ष्मीमल सिंघवी जी जो हमारे हाई कमिश्नर थे यूके में, उन्होंने उसको अटेंड करा और जाके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि राजस्थान में जो NRIs रहते हैं, जो राजस्थानी इस प्रदेश के बाहर रहते हैं, उनको बुला के सम्मेलन करा गया है, तो आपको भी एक प्रवासी भारतीय दिवस देश में करना चाहिए। और उन्होंने उसको शुरू करा। उसका जो बीज है वो IRC राजस्थान से निकला हुआ है। मैं बड़े गंभीरता से बात कह रहा हूँ आपको। तो कहीं शुरुआत तो करनी पड़ती है और उसका अच्छा संकेत मिलते हैं। तब हमने, ये मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा कि आपकी जो जन्मभूमि रही है, मातृभूमि रही है, उसको आप कर्मभूमि तो तब बनाओगे जब आपको लगेगा कि आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, लेकिन सामाजिक सरोकार से तो जुड़ो। लेकिन उसके 20 साल बाद अब जब हमने इन्वेस्ट राजस्थान करा तो उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि राजस्थान अब संभावनाओं का प्रदेश है, आप यहाँ पर निवेश करें। हमारे पास स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, यहाँ पे सुदृढ़ नेटवर्क है रोडों का, सोलर एनर्जी इतनी बड़ी मात्रा के अंदर है, सरकार की जो नीतियाँ हैं RIPS 19 और RIPS 22, वो देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीतियाँ हैं। तो अब एक माहौल बना है, तब लोग उद्योग लगाने आ रहे हैं। तो समय लगता है चीज़ों को बनाने में। आज राजस्थान उड़ान के लिए तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जब हम विकास और निवेश की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर निवेश तो तभी होगा जब उद्योगपतियों को आप सहूलियत देंगे, उनको रियायतें देंगे। लेकिन हम जब प्रोजेक्ट लाते हैं उसको लेकर विवाद खड़े करते हैं। आप गुजरात के अंदर अडानी साहब का प्लांट है, उसको लेकर चीज़ें कर रहे हैं, मोदी और अडानी, राहुल गांधी जिस रूप में लगातार कह रहे हैं, और राजस्थान में वही अडानी इन्वेस्टमेंट समिट में आते हैं और यहाँ पर MOU साइन करते हैं। क्या ये नैतिक रूप से आप इसको किस रूप में देखते हैं? इसका जवाब मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री दे चुके हैं
राहुल गांधी जी भी दे चुके हैं। कोई भी उद्योगपति राजस्थान में उद्योग लगाने आता है और जो हमारी नीति है उसके हिसाब से उद्योग लगाता है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है जो बात कर रही है हमारी पार्टी बात करती है। अगर आप दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के बिना ध्यान दिए हुए किसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, प्रश्न उसके ऊपर लगाया जाता है। सारे ही लोग बड़े से बड़े उद्योगी घराने, चाहे वो बिरला हो, टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, राजस्थान में आके सब लोग काम करते हैं। जो क्वेश्चन मार्क चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हर जगह प्रश्न उठते हैं, और जो सीधे काम करा जाता है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता? वो तो आदत है। आप खुद जानते हो, गंभीरता के हिसाब से घोषणा करें कि आने वाले समय में अगर कभी उनकी सरकार आएगी तो इन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ विकास के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो काम पिछली सरकार ने शुरू करे हों, अच्छे काम हों, उनको पूरा करना चाहिए। जो भी नई सरकार आती है उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी मैन पावर, बहुत बड़े रिसोर्सेज लग चुके होते हैं। उस तरीके से सोच के उद्योगपति अपना इन्वेस्टमेंट कर चुका होता है, उसके बाद अगर आप उसको परिवर्तित कर दो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है प्रदेश को भी और आम व्यक्ति को भी। और ये जो आखिरी चुनावी साल के अंदर जो घोषणाएं होती है, इसको कितना आप गंभीरता से मानते हैं? क्योंकि आपने तो लंबा एक दौर देखा राजनीति का, मैं पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चुनावी साल के अंदर जो बड़ी घोषणाएं होती हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वैसे तो 5 साल ही चुनावी साल होते हैं। पिछले 5 वर्षों में कितनी बार आचार संहिता लगी रही यहाँ पे। कभी नगर पालिका के चुनाव होते हैं, कभी नगर निगम के चुनाव होते हैं, कभी जिला परिषदों के चुनाव होते हैं, और हर बार कहा जाता है कि ये जो घोषणा करी गई है इस क्षेत्र को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करी गई है। इस वजह से आप काम तो रोक नहीं सकते। और जब कोई नई सरकार बनती है उसको नीति बनाने में, साधन तैयार करने में, उसका एक खाका खींचने में साल 2 साल 3 साल की तैयारी लगी जाती है। केंद्र की सरकार अब 10 वर्ष हो जाएंगे दिल्ली में सरकार को, 2014 के अंदर बनी थी। सारे काम 1 साल में तो नहीं हो गए, और बहुत सारी तो शिलान्यास उद्घाटन वही हुए जो यूपी सरकार में हुए थे। जो भी चीज़ आप बनाते हो 2 3 4 5 साल उस खाके को बनाने में लगता है। आप एक घर भी बनाना शुरू करते हो 2 3 साल लगते हैं उसको बनाने के अंदर। तो जब योजनाएं बनती है उसमें समय लगता है पूरे करने के अंदर। ये बेकार की बात है। जब अच्छा हो उसका स्वागत करना चाहिए। जो आपके पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये मान के चलना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब राजस्थान के अंदर अगर प्रशासनिक कारणों से 15 जिलों का निर्माण करना पड़ा, जब आप सत्ता में नहीं होते हो तब जिलों की मांग करते हो, जब जिले बन जाते हैं तो उसका विरोध करते हो। जनता के बीच में जाके उन जिलों में जाके कहें कि हम आपके ज़िला बनाने का विरोध करते हैं, तो अगले चुनाव में कितने मत आएंगे मालूम पड़ जाएगा। तो हमको विहंगम दृष्टि से सोचना चाहिए। सारे काम एक वर्ष में नहीं हो पाते, हर वर्ष अच्छी योजनाएं आती हैं। मुफ्त के अंदर आपको इलाज मिलेगा, ये पिछली सरकार के अंदर योजना थी, उसको बढ़ाया है ना। चिरंजीवी योजना बढ़ाई गई है ना, बीमा योजना बनी है तो बढ़ाई गई है ना, राइट टू हेल्थ पे पहुंचा है। तो शुरुआत कब हुई थी और पूरे देश के अंदर पहला राज्य बन गया। तो मेरे ख्याल से अच्छे काम की सराहना भी करनी चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होए तो मज़ा आता है। आपने ज़िलों की बात की, 19 ज़िले सरकार ने घोषित कर दिए, और अप्रत्याशित रूप से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अभी तुरंत घोषित कर देंगे। 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था रामलोभाई कमेटी को, लेकिन ज़िले घोषित हुए। जाहिर तौर पर बहुत जगह खुशी है, लेकिन कई ऐसे मामले रहे जिसमें ऐसा लगा कि गलत हो गया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया। चाहे फुलेरा का मामला हो, आप जहाँ के शहर की राजनीति करते हैं वहाँ भी 2 हिस्से बटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जयपुर को इस रूप में उसके अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपका बतौर राजीव अरोड़ा एक नेता, राजनीतिक रूप से भी आप बताइए, प्रशासनिक रूप से बताइए कि क्या जयपुर को वाकई क्यों बांटना ज़रूरी है? नहीं, ये प्रशासनिक, आज अगर 2 नगर निगम जयपुर में चल रहे हैं, अगर 2 कलेक्टर जयपुर में बैठते हैं
उससे आपको अगर काम करने में सुविधा होती है, उससे जयपुर जो ग्रेटर है, पूरा जयपुर एक वृहद जो पूरा शहर है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, बड़े शहरों में आप जाएं, प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत सारे होते हैं। आज भी एसडीएम, एडीएम, सांगानेर, आमेर सब अलग अलग जगह बने हुए होते हैं। प्रशासन के ढंग से सोचा जाना चाहिए। इसका जो लुक है, जो जयपुर में पर्यटक आता है, अगर दिल्ली के जयपुर के एयरपोर्ट पर उतरता है या रेलवे स्टेशन पर उतरता है, उसको ये थोड़ी मालूम पड़ता है कि मैं जयपुर में किस जगह जा रहा हूँ। ये प्रशासनिक प्रबंध करा गया है। इसमें सुधार अगर करा जाने का कोई अच्छा सुझाव आएगा, हो सकता है सरकार इस विषय पर सोचे, लेकिन कोई जगह जिला नहीं बन पाई, उसके पीछे कारण रहे होंगे। जितने बने, लोग तो कहते हैं 7 बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। अब अगर 10 से ज़्यादा बन गए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खुशी की बात होनी चाहिए। फलौदी 150 किलोमीटर दूर है जोधपुर से। एक छोटे से काम करने के लिए फलौदी से व्यक्ति को जोधपुर आना पड़ता था। फलौदी जिला बन जाए तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से अच्छे कदम को फ़ायदा उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्थान से छोटा है भूभाग के अंदर, राजस्थान से ज़्यादा ज़िले हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा भूभाग के अंदर, राजस्थान से ज़्यादा ज़िले हैं। वहाँ पे तो आप विरोध नहीं करते, वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन आपकी पार्टी के नेता, चलिए भाजपा की बात तो आप छोड़ देंगे, आपकी पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार बात उठाते रहे, जयपुर ज़िले को लेकर मीटिंग करते रहे, सचिन पायलट में उसमें कूद गए, तो आपकी पार्टी के अंदर ये रिफ्ट नज़र आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से किसी को विचार हो सकते हैं, और अगर आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कमेटी को सुझाव देने चाहिए, और अच्छे सुझाव आते हैं तो उनके अंदर परिवर्तन आंशिक करा जाता है। राइट टू हेल्थ के मामले में आपको मालूम है हड़ताल चली और कुछ परिवर्तन करने पड़े, तो परिवर्तन भी करे गए हैं। हर चीज़ के अंदर एक कठोर रवैया अपनाया जाता है। अशोक गहलोत जी जैसा एक समझदार प्रशासनिक कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ हमेशा अपने द्वार खुले रखता है। अच्छे सुझाव आपके आएंगे, जहाँ सुधार की गुंजाइश होगी वह निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। आप खुद किसके पक्ष में हैं? क्या जयपुर उत्तर दक्षिण इस रूप में होना चाहिए? नहीं, अगर इससे जयपुर के स्वरूप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो तो चाहे उत्तर दक्षिण में फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर अभी प्रशासनिक ढांचा बनेगा, उसके बाद हमको लगता है कि इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो सुझाव दिए जाएंगे। आज की तारीख में तो ये खाली एक हाइपोथेटिकल है, अभी तक बिना समझे हुए, चीज़ों की गहराई में बिना गए हुए, सोचे हुए करा गया है। अगर जयपुर में 2 पुलिस कमिश्नर लग जाए, जयपुर में 4 एसपी लगते हैं, पहले एक होता था, पूरे प्रदेश के अंदर एक आईजी पुलिस होता था, आज डीजीपी 5-5, 6-6, 8-8 होते हैं। जैसे जैसे आपकी आवश्यकता बढ़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस किस्म के विकेंद्रीकरण का स्वागत किया जाना चाहिए। बतौर आरटीडीसी पूर्व चेयरमैन, आप कह रहे हैं कि स्वरूप के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है तो चलेगा, तो इसको और थोड़ा सा मैं विस्तार देना चाहता हूं कि क्या किस तरह का आपको लगता है कि राइडर है? स्वरूप से मतलब ये है कि अगर आप कोई मुंबई में कोई जगह देखने जाते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार देखने जाते हैं, आगरा में ताजमहल देखने जाते हैं, जयपुर हवा महल देखने जाते हैं, जब वहाँ आप जाते हैं तो आपको इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या कि वहाँ पे कितने एसडीएम हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने आईपीएस हैं? ये बेमानी बात है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जयपुर में लोगों को, आने वाले यात्री को, जयपुर के रहने वाले नागरिक को अगर सुविधा किस चीज़ से बढ़ती है उसको स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन नेताओं के लिए तो 2 हो जाते हैं ना, जहाँ एक जिलाध्यक्ष था उसी शहर में 2 नेताओं को अगर सुर्खियों में रहने की आदत हो तो उसका आप रोक नहीं सकते। जी, अभी जो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, 2 मिनट के लिए हम लोग कल्पना करते हैं, आंख बंद की और आंख खोली तो यहाँ सचिन पायलट मौजूद है। राजीव अरोड़ा क्या कहेंगे उनको? यहाँ मौजूद है मतलब वो तो अभी राजस्थान में ही है। यहीं पे आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं और यहीं पे खड़े हैं। मैं तो उनके साथ में उपाध्यक्ष रहा हूँ 6 वर्ष तक। सचिन पायलट जी जिस दिन अध्यक्ष बने थे और जिस दिन तक वो अध्यक्ष रहे पीसीसी के, मैं उनके संग उपाध्यक्ष था, और मेरा लंबा अनुभव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम करने का। उससे पहले चंद्रभान जी अध्यक्ष थे, उनके संग भी उपाध्यक्ष था मैं, और इंचार्ज हेडक्वार्टर्स था। तो मेरे तो उनसे बहुत ही मधुर संबंध है, हमने साथ में मिलकर बहुत काम करा हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे तो मैं उनका खड़े होकर स्वागत करूँगा। लेकिन जो कल धरना भी दे रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ, देखिए ये उनका सोच है। आपको मालूम है कि पहले भी इस प्रदेश में घटनाएं हुई हैं,
हर व्यक्ति का राजनीति में अपना अपना सोच, अपना अपना गोल हो सकता है। इस विषय में वो धरना क्यों दे रहे हैं, ये जानकारी आप उनसे ज़्यादा ले सकते हो। मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मुझे पूरा विश्वास है आप उसमें गए होंगे और उनसे कल भी आप मिलोगे तो आप उनसे पूछना है धरना देने का क्या कारण है। आप ही की पार्टी, आपकी सरकार है, आप इसमें उप मुख्यमंत्री रहे हो 2 साल तक, तब भी प्रश्न ये थे, और उस वक्त आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। इतना से उत्तर है इसका। लेकिन बीइंग कांग्रेसमैन पीड़ा तो होती होगी, इतनी बड़ी जहाँ चर्चा होनी चाहिए 7-8 महीने चुनाव में, आप बीजेपी को कैसे घेरें, अपनी पार्टी के नेता घेरने की बात कर रहे हैं। बीइंग कांग्रेसमैन तो एक पीड़ा होती होगी आपके मन में। कांग्रेस पार्टी को न्यूज़पेपर की हेडलाइन के ऊपर लेके आते हैं तो उससे कांग्रेस का नुकसान नहीं तो कांग्रेस का फायदा होता है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अपने अपने व्यूज़ पैदा करते हैं। इस पार्टी के अंदर एक ताकत है, ये इनर डेमोक्रेसी, इनर बात निकल के आती है। जो अंजाम होएगा आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन हमेशा से जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में कोई भी ऐसा कदम जिससे अगर आपको लगता है कि पार्टी के छवि के ऊपर क्षति पहुंच सकती है, हानि हो सकती है, तो उससे बचना चाहिए। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, उनको मैं राय देने वाला कोई नहीं हूँ, वो बहुत सीनियर नेता हैं। मैं अगर हूँ तो मैं सोचूँ। लेकिन बतौर पीसीसी प्रेसिडेंट अगर वो मानेसर जाते हैं, ये क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी घटना कोई आपके जहन में है क्या कांग्रेस के अंदर कभी हुई हो? नहीं, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी, काफ़ी बात हो चुकी, अब कहना बेकार है। वो घटना पूर्ववर्ती हो चुकी, वापस आए, सबको मालूम है। उसका लोगों ने स्वागत करा है, विरोध करा, ये भी सबको मालूम है। ऐसी कोशिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी में आपका बहुत सम्मान है, बड़ा आदर है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका हर कदम पार्टी को, आपकी सरकार को मजबूत करने वाला कदम है, मेरा मानना ये है। कल नज़र सभी की रहेगी जिस तरह से धरना और पूरा कार्यक्रम होगा। क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको पायलट से? मैं बिल्कुल भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आप प्रवक्ता रहे हैं। मैं प्रवक्ता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो होगा अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी के हित में होगा, हक में होगा। आने वाला समय कल वो बताएगा। इसका उत्तर सही तरीके से वही दे सकते हैं। आला कमान की तरफ से उत्तर जो दिया जा चुका है वो आज अखबार में छप चुका है, आपको मालूम है। वो पिछली सरकार के मामलों की जांच की बात, ये मुद्दा उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आज रंधावा जी ने कहा है, वो आप पढ़ो कि कोई व्यक्ति खुद सरकार में रहा हो 2 साल और उस वक्त पीसीसी अध्यक्ष हो उस वक्त के अंदर, तब भी ये थी, तब भी आप चीज़ को उठा सकते थे, उठाना चाहिए। आप सरकार के अंग हैं, कोई बात नहीं, तब क्यों नहीं बात करी गई इस विषय के अंदर, उनको ही बोलने दो। तो राजीव अरोड़ा हमारे साथ में थे और उद्योग जगत से लेकर राजनीति की बात हुई, विकास के तमाम जो मॉडल हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। चलते चलते लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको 98 से मैं देख रहा हूँ लगातार, आप जितना समाज सेवा और सद्भावना का सिपाही उसमें एक्टिव रहते हैं, पेज 3 पार्टीज़ में भी नज़र आते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी नज़र आते हैं। मैं डिज़ाइनर हूँ तो बुलाते हैं मुझे लोग। मेरा खुद का व्यापार है, मेरा खुद का म्यूज़ियम है, आम्रपाली मेरा ज्वेलरी ब्रांड है, और बहुत सारी फिल्मों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए मैं काम करता हूँ, और समाज का एक वो भी अंग है। और कांग्रेस पार्टी का कोई एक अर्बन फेस भी होना चाहिए। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी के अर्बन फेस, इसी से मुझे लगता है कंक्लूड करेंगे। राजीव अरोड़ा हमारे साथ में थे और कांग्रेस के अंदर, सरकार के अंदर जो कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं, जो योजना है, तमाम मुद्दों पर बेबाक पंजाब केसरी राजस्थान से बात की। स्टूडियो में हमारे यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और इसी तरह से आते रहिए। थैंक यू।